एक आदमी एक थाने में जाता है। जाने के बाद थाने में एफआईआर लिखवाता है और कहता है कि मेरी जो ताई जी हैं, यानी जो मेरी बड़ी मम्मी हैं, वो कुछ दिनों से गायब हैं। मैंने उनको खोजने की लाख कोशिश की, किसी काम से घर से बाहर गई, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आई। अब इस मामले में जब पुलिस वाले छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, तो कुछ दिन के जांच पड़ताल के बाद जब इस मामले का खुलासा होता है और जो पूरी कहानी निकल के सामने आती है, तो पूरी कहानी जानने के बाद, पूरी कहानी सुनने के बाद न केवल आसपास के थाने के लोग हैरान परेशान होते हैं, बल्कि इस खबर को जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, जिसके कानों में ये खबर गई, जिस किसी ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा, किसी न्यूज़ चैनल पे सुना, उन सबकी एक तरह से होश फाख्ता हो गया। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के श्रद्धा वाला केस सभी जैसे तैसे करके थोड़ा सा शांत हुआ था कि उससे ही मिलती जुलती एक दूसरी खबर, एक दूसरी न्यूज फिर से चर्चा में आ रही है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो श्रद्धा वाले केस को अलग अलग चीज़ों से जोड़ के देखा गया। किसी ने लफ्जियात का एंगल दिया, किसी ने कुछ और एंगल दिया, लेकिन आज की जो कहानी है श्रद्धा वाली घटना से कहीं हद तक मिलती जुलती है। सेम तरीके सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज अगर मैं आपको खोल के बताऊंगा तो कई लोग मुझे किसी चीज़ के विरुद्ध समझेंगे, लेकिन जो सच्चाई है उसको बोलने में कोई हिजिटेशन, कोई हिचक मुझे नहीं लगता कि किसी को होनी चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल नहीं। मैं खुल के आज बताऊंगा कि पूरा क्या कुछ हुआ था। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा चलूँगा आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जयपुर में। एक इलाका लगता है विद्याधर नगर। कहानी इसी इलाके की है। कहानी इसी साल के इसी महीने की 11 दिसंबर की है। कहानी इसी विद्याधर नगर में रहने वाले एक परिवार की है। और कहानी अगर ध्यान से समझें तो इसी परिवार में रहने वाले 31-32 साल के लड़के अनुज शर्मा की है। दरअसल अनुज शर्मा का जन्म यहीं के एक परिवार में, इसी विद्याधर नगर के एक परिवार में, एक ठीक ठाक परिवार में हुआ। बचपन से ही हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा होके कुछ कर ले, कुछ अपने लाइफ में अचीव कर ले। इसके भी माँ बाप का सपना बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। इसकी एक बड़ी बहन थी और ये खुद था। घर वाले चाहते थे कि ये भी कुछ करे, जीवन में आगे बढ़े। परिवार वालों का मन था कि ये बीटेक करे। इसे समझाते बुझाते हैं, ये भी मान जाता है, बीटेक का स्कोप इसे समझ में आता है। और जैसे तैसे करके इसने कई एंट्रेंस एग्जाम दिए, चाहे वह आईआईटी का था, चाहे केटीयू का था, चाहे अदर जो परीक्षाएं होती हैं उनका था। लेकिन सारे एग्जामों को देने के बावजूद किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में इसका चयन नहीं हुआ। फिर भी परिवार वालों का मन था कि ये बीटेक ही करे, तो जैसे तैसे करके वहीं के एक लोकल कॉलेज में, एक प्राइवेट कॉलेज में इसका एडमिशन होता है। ये बीटेक करता है। 4 साल बीटेक करने के बाद जब वहाँ से निकलता है तो जयपुर की एक कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन इसका जो नेचर था, अमूमन इसके बारे में ये चीज़ कही जाती है कि बचपन से ही बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था। यानी अगर इसको कोई कुछ बोल दे, किसी बात पे इसको डांट दे, कॉलेज में भी अगर इसकी रैगिंग हुई थी कभी, तो इस बात पे इसने बड़ा कड़ा रुख अपनाया था, बड़ा क्विक रिएक्शन दिया था। अजीब तरीके से हरकतें करता, अगर इसको कोई कुछ बोल देता तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जॉब वगैरह में बॉस ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, उसको ये सारी चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। तो कुछ साल जॉब करने के बाद, अमूमन 1 या 2 साल जॉब किया इसने, उसके बाद इसने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ता है और वहीं के उस समय हरे कृष्णा मूवमेंट चल रहा था। उस मूवमेंट को देखता और देखने के बाद कहीं ना कहीं उस मूवमेंट में इसका इंटरेस्ट जगता है। इसे उस मूवमेंट में मानसिक शांति मिल रही थी। और उसी मूवमेंट में ये जैसे तैसे करके जुटता है। जुटने के बाद अब नौकरी से जब इसका मन उठने लगता है, नौकरी छोड़ देता है और उसी हरे कृष्णा मूवमेंट में बाकायदे ये काम करने लगता है, उसका मेंबर बन जाता है। और कुछ साल तक उसी हरे कृष्णा मूवमेंट में ये काम करने लगता है। इधर परिवार वाले भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं कि इकलौता बेटा है, इससे कुछ उम्मीद थी कि ये कुछ जॉब करेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ परिवार की मदद करेगा। माँ अलग टेंशन में, बाप अलग टेंशन में। लेकिन अगर कोई इसे रोके, हरे कृष्णा मूवमेंट में जाने से मना करे और कहे कि तुम जॉब करो, तो ये चीज़ भी इसे नागवार गुजरती। ये घर वालों से लड़ पड़ता, आसपास के लोगों से लड़ पड़ता। अगर कोई रिश्तेदार, चाहे मामा हो चाहे मौसा हो, अगर इसे समझाने की कोशिश करते, ये उनसे भी भिड़ जाता। और अपने इस मूवमेंट के लिए बड़ा सीरियस था। कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं। समय बीतता जा रहा था। 2013 से इस मूवमेंट में जुड़ा था।
2019 आता है, कोविड का समय आता है। और इसी कोविड में जिस अनुज शर्मा की माँ थी, उनका इंतकाल, उनका निधन हो जाता है। माँ मर गई, पिता कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब, उन्हें एक सहारे की जरूरत थी, बहन भी परेशान, बाकी परिवार के लोग, चाहे वो बड़ी मम्मी थी, ताई जी थी, चाहे उनकी बेटियां थी, चाहे इसका बड़ा भाई था, जो चचेरा बड़ा भाई था, ये सारे लोग परेशान किए। घर का खर्च, घर की चीज़ें कैसी होंगी, अब शायद अनुज को सुधरे। लेकिन अनुज सुधरने के बजाय इस मोमेंट में इस कदर जुट गया कि इसने अपना नाम अचित्य गोविंद दास रख लिया। ये बस सत्संग की बातें करता, उस मोमेंट में जाने की बात करता। पिता भी अंत में थक हार जाते हैं, थक हारने के बाद घर के खर्च के लिए खुद ही कहीं ना कहीं काम करते। जो बड़े पिताजी का लड़का था विदेश में था, बाकी जो बड़े पापा की दोनों बेटियां थी उनकी शादी हो चुकी थी। और माँ के मरने के बाद इसका जो पालन पोषण था, लालन पालन जो कुछ हो रहा था, 28-29 साल उम्र थी, जो भी खाने पीने की चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें इसकी ताई जी यानी बड़ी मम्मी, लगभग 64-65 साल उनकी उम्र थी, सरोज शर्मा, सरोज इसका लालन पालन अपने सगे बच्चों जैसा करती। अमूमन हर परिवार में होता है कि खासकर हमारे हिंदुस्तान के परिवार में कि अपने बच्चे, बड़े भाई के बच्चे, इन सब में कभी कोई फर्क करता नहीं। अमूमन मैंने ऐसा देखा है, करना भी नहीं चाहिए। अब माँ के जाने के बाद जब परिवार वालों को एक उम्मीद थी कि शायद अब परिवार घर के प्रति, परिवार के प्रति कहीं ना कहीं सीरियस होगा, लेकिन ये अभी दूर दूर तक, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ कहीं भी हरे कृष्णा मूवमेंट का सत्संग लगता, कोई और चीज़ चलती, वहाँ भी ये जाता, जाने के बाद समय बिताता, वहाँ पे सत्संग करता, करने के बाद उस मोमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, फिर घर आता, फिर जाता। इसी बीच जो इसकी ताई जी थी सरोज शर्मा, उनको कैंसर हो गया। अब दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी, उनका बेटा विदेश में रह रहा था, पति 1995 में ख़त्म। तो सरोज शर्मा की जो कुछ उम्मीदें थी, चूँकि सगे बेटे जैसा पाला पोसा था, सारी चीज़ें की थी, तो जो उम्मीद थी कहीं ना कहीं अब उनको भी अनुज से ही थी। लेकिन अनुज बार बार इनको छोड़ के कहीं ना कहीं जाता, किसी मोमेंट में किसी काम से घूमने जाता। जैसे तैसे करके सरोज अपना काम करती, कभी जो अनुज की सगी बहन थी वो घर पे रहती तो उससे काम हो जाता। लेकिन जब समय बीतता गया और इसी साल के इसी महीने में 11 दिसंबर को एक दिन ऐसा हुआ कि जो अनुज है, अनुज के पिता, वो भी किसी काम से बाहर गए और उनकी जो लड़की थी वो भी किसी काम से बाहर गई। अब सरोज शर्मा कैंसर से पीड़ित थी, तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है अचानक से। तबीयत खराब होने के बाद इधर अनुज भी उसी सत्संग के लिए दिल्ली जाने लगता है। सरोज शर्मा रोकती हैं, रोकने के बाद कहती हैं कि तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हें सत्संग की पड़ी है, और भी दो चार सब बुरा भला कहती हैं और कहती हैं कि तुमको नहीं जाना। अनुचित करता है, सरोज शर्मा मना करती है। मना करने के बाद कहती है कि मेरी तबीयत इतनी खराब है और तुम वहाँ जा रहे हो। दो चार दोहे सुनाती है और कहती हैं कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई धर्म कम नहीं। लेकिन ये बात अनुज को कहीं ना कहीं अब खाए जा रही थी और उसे अब लग रहा था कि जब तक ये औरत मेरे पास रहेगी, ये औरत अब कहीं ना कहीं बोझ बनती जा रही है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है, इसकी बीमारी आड़े आती, मुझे रुकना पड़ता है, बार बार इसकी सेवा करनी पड़ती है, और आज इसी की वजह से मैं उस मोमेंट में भी नहीं जा पा रहा। अब इतना कहने के बाद जो सरोज शर्मा है, चूँकि ये भूखा था तो इसके लिए किचन में खाना बनाने चली जाती है। और इधर अनुज जो है, ये बैठ के बस यही सोचता रहता है कि अगर ये महिला जिंदा रही, अगर ये यहीं पे रहती है, तो इसकी सेवा मुझे करनी पड़ेगी और मैं अपने इस मोमेंट में जा नहीं पाऊंगा। अब इसके दिमाग में ये चीज़ें इस कदर घर करने लगती हैं कि इसके दिमाग में फिर आता है कि क्यों ना आज घर पे कोई है नहीं, अगर मैं ताई जी को मार दूं, बड़ी मम्मी को मार दूं, तो मारने के बाद कोई रोक टोक रहेगा नहीं। मैं जब चाहूँगा अपने मन से कहीं आ जा सकूँगा, सारी चीज़ें कर सकूँगा। इधर ताई जी किचन में खाना बना रही हैं, इधर अनुज जो है यही सोचते सोचते पास से एक हथौड़ा उठाता है। उठाने के बाद पीछे से आता है, ताई जी के सर पे हथौड़े से वार करता है। ताई जी अचानक गिरती हैं, गिरने के बाद तुरंत के तुरंत मर जाती हैं। अब जैसे ही ताई जी मरती हैं, तब इसके दिमाग में अब कई सारी चीज़ें आने लगती हैं। अब इसके दिमाग में आता है चलो मारने को तो मैंने मार दिया, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो पकड़े जाने के बाद मेरे फ्यूचर का क्या होगा? सारी ज़िंदगी तो मुझे अब जेल में जानी पड़ेगी।
और अगर मैं जेल चला गया तो मैं मूवमेंट में काम कैसे करूँगा। अब इसे उधेड़ बुन में ये वहीं पे चेयर पे बैठता है। बैठने के बाद कुछ देर तक सोचता है। अब जैसे ही सोच ही रहा था कि इसके दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी की आवाज़ ये सुनता है। सुनने के बाद ये हक्का बक्का कि कौन आ गया। अगर घर के सदस्य आ गए होंगे तो इसका भांडा फूट जाएगा, ये पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाने के बाद घर वाले भी इसे बुरा भला कहेंगे, उसके बाद इसे जेल भेज देंगे। ये तुरंत ही अपने ताई जी की लाश को खींचता है, खींच के किचन में करता है, माफ़ कीजिएगा बाथरूम में ले जाके छोड़ता है और दरवाज़ा खोलता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो खोलने के बाद देखता है कि इसी मूवमेंट से, हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े दो लोग जिनके साथ इसे दिल्ली जाना था, ये दोनों लोग इसके घर पे आए हुए थे। ये उनका स्वागत करता है। स्वागत करने के बाद बाकायदे बैठाता है। बैठाने के बाद बाकायदे चाय पानी करवाता है। और वो दोनों लोग लगभग 40 मिनट तक इसके घर पे, उसी घर में जहाँ पे एक लाश बाथरूम में रखी हुई है, उसी घर में बैठे थे। लगभग 40 मिनट रहते हैं, चाय पानी करते हैं। और इसका हाव भाव ऐसा था कि किसी को रेस मात्र भी शक नहीं हुआ। आप सोच के देखिए कि अगर उन दोनों में से किसी को बाथरूम जाना हो सकता था, किसी को मुंह धुलना हो सकता था, किसी को फ्रेश होने जाना था, अगर ये सारी चीज़ें कोई बोल देता या फिर बाथरूम का दरवाज़ा खोल देता तो इसके साथ क्या होता, इसके बारे में क्या कुछ होता। ये सारी चीज़ें इसको बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी। इसे कॉन्फिडेंस था कि कोई मेरे बाथरूम तक नहीं जाएगा। और 40 मिनट तक बाकायदे उन लोगों को बैठाता है। बैठाने के बाद उनसे बात करता है। और तब तक बात करता है जब वो सारे लोग खुद कह देते हैं कि अच्छा अब हम जा रहे हैं। ये हंस के उन दोनों लोगों को विदा करता है। विदा करने के बाद उनके ही साथ मार्केट जाता है। जाने के बाद चाकू खरीदता है। चाकू खरीद के घर आता है। क्योंकि इसने जो हाल में श्रद्धा वाला मैटर हुआ था, उस मैटर को बड़ी बारीकी से स्टडी किया और फिर सोच लिया कि अब लाश का करना क्या है। चाकू लाता है, बाथरूम में लाश को काटने की कोशिश करता है, जैसा आफताब ने किया था श्रद्धा के साथ। लेकिन जैसे ही ये काटने बैठता है तो चाकू इसके हाथ से चलती नहीं। अब इसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अब इसका प्लान तो फेल हो गया। इसके दिमाग में था कि मैं चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगा, काट के लाश को फेंक दूंगा। लेकिन अब चाकू लाश पे चल ही नहीं रही, बॉडी पार्ट कट नहीं रहे, हड्डी बार बार अटक रही है। अब ये फिर परेशान होता है। परेशान होकर फिर सोचता है और फिर से भाग के मार्केट जाता है। अब सोच के देखिए कि ये बार बार मार्केट जा रहा है। घर पे, घर ऐसे ही खुला है, कभी पापा जी इसके आ सकते थे, कभी बहन आ सकती थी, या फिर कोई पड़ोसी आ सकता था। लेकिन ये बाकायदा लाश को किचन में छोड़ के फिर से मार्केट जाता है। और जो मार्बल कटर होता है जिससे अमूमन घर में टाइल्स वगैरह लगते हैं, उस चीज़ को ये लेता है। लेने के बाद फिर से घर पे आता है। फिर बाथरूम में जाता है, पावर प्लग से उस मार्बल कटर को जोड़ता है। बाकायदा एक बाल्टी लेता है। लेने के बाद फिर एक बैग लाता है और लाश के टुकड़ों को काटना शुरू करता है। हाथ काटता है, पैर काटता है, गला काटता है, चेस्ट के पार्ट को काटता है और बाकायदे 8 टुकड़ों में लाश को काटता है। उस बैग में पैक करता है और फिर अब बैठ के गूगल पे तरह तरह की चीज़ें सर्च करने लगता है कि लाश के टुकड़ों को कैसे फेंका जाए, कहाँ फेंका जाए, किस जगह कम क्राउड मिलेगा, कहाँ पे जाने पे पकड़ा नहीं जाएगा। श्रद्धा वाकर वाले केस में आफताब ने क्या क्या गलती की थी, इन सारी चीज़ों को ये बाकायदा गूगल पे सर्च करता है, चेक करता है। चेक करने के बाद फिर डिटेल कलेक्ट करता है और इसके बाद फिर ये बाकायदा उन लाश के टुकड़ों को ट्रॉली बैग में भरता है। और भरने के बाद एक बाल्टी लेता है, फावड़ा लेता है, अपनी कार में बैठता है और बैठ के दिल्ली सीकर रोड के पास एक सुनसान जगह पे छोटा सा गड्ढा खोदता है। गड्ढे की मिट्टी को बाल्टी में भरता है, फिर उसमें कुछ बॉडी पार्ट्स को डालता है, उसके ऊपर फिर मिट्टी डालता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एक दूसरी जगह कुछ बॉडी पार्ट को, ऐसे ऐसे करके कई जगहों पे ये पूरे बॉडी पार्ट को डंप करता है। डंप करके वहाँ से घर आता है। अब घर आने के बाद इसके दिमाग में फिर था कि चलो मर्डर कर दिया, लाश छुपा दी, लेकिन घर वाले आएंगे, पूछताछ होगी। चूँकि घर में मैं अकेला था तो सारे शक की सुई मेरे ऊपर जाएगी। ये घर आता है, अपने आप को जैसे तैसे करके थोड़ा सा संभालता है और फिर भाग के थाने जाता है। बदहवास थाने में जाता है और जाने के बाद अपनी ही बड़ी मम्मी के, जिसको इसने कुछ घंटों पहले ही मारा था, उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हुए लिखाता है कि मैं घर में बैठा था, मेरी बड़ी मम्मी किसी को बाहर खाना देने निकली और वापस लौट के आई नहीं। ऐसी कंप्लेंट लिखवाता है। पुलिस वाले भी इस कंप्लेंट को लिखते हैं। लिखने के बाद ये घर पे आता है। आने के बाद अपनी बड़ी मम्मी की लड़की पूजा को फ़ोन करता है। फ़ोन करके बताता है
कि बड़ी मम्मी अभी कुछ देर पहले घर से बाहर निकली थी, निकलने के बाद आई नहीं। मैं थाने गया, थाने जाने के बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है, लेकिन पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। और इतना कहते हुए ये बाकायदे पूजा से फूट फूट कर रोता है। अब पूजा उधर अलग परेशान, उसकी शादी हो चुकी थी घर से काफ़ी दूर। पूजा बेचारी खुद इसको समझाती है, कहती भाई तुम रो मत, माँ जल्द लौट आएंगे, ये सारी चीज़ें कहती है। उसके बाद अपनी छोटी बहन मोनिका को फ़ोन करती है, मोनिका से कहती है कि माँ कहीं चली गई हैं, किसी काम से बाहर गई हैं शायद, और जो हमारा भाई अनुज है बेचारा रो रहा है, तुम घर पे जाओ, उसे संभालो, उसको समझाओ कि माँ आ जाएंगी, और इसी बहाने थोड़ा पता भी कर लेना चूँकि भाई अपना पागल है। ये सारी चीज़ें पूजा मोनिका को कहती हैं, मोनिका को घर भेजती हैं। मोनिका 13 तारीख को या फिर 12 ही तारीख की रात तक, 11 की ये घटना है, 12 तारीख की रात तक आती है। आने के बाद ये मोनिका को देखता है, उसको पकड़ कर बाकायदे फूट फूट कर रोता है। रोने के बाद फिर कहता है कि माँ पता नहीं कहाँ चली गई, एक मेरी माँ थी वो पहले ही मर गई, अभी ये पता नहीं कहाँ चली गई, मेरा लालन पालन कौन करेगा। बाकायदे एकदम नेचुरल एक्टिंग करता है। मोनिका को भी लगता है कि भाई कितना परेशान है। मोनिका इससे पूछती है कि कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें फिर से वही बताता है कि मैं घर में बैठा था, माँ किसी को खाना देने गई, फिर लौट के नहीं आई। मोनिका बाकायदे इस चीज़ को एनालाइज करती है, एनालाइज करके फिर इधर उधर रिश्तेदारों को फ़ोन करती, पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कुछ खबर नहीं मिलती। इसी बीच 13 तारीख आती है, और 13 तारीख को घर पे कोई था नहीं कि बाथरूम में काटते टाइम कुछ खून के धब्बे लग गए थे। उन धब्बों को ये साफ कर रहा था, और साफ करते हुए अचानक से मोनिका आ जाती है, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। मोनिका बाकायदे देखती है, और देखती है जैसे कुछ डाउट करके इससे पूछती है कि किस चीज़ का धब्बा है। तो ये जो अनुज था अब यहाँ घबरा जाता है, और सक पकाते हुए कहता है कि मुझे नक्सीर हुई थी, और मैंने छींका तो मेरी नाक से खून निकला, तो वही अब मैं साफ कर रहा हूँ। अब मोनिका के दिमाग में दो चीज़ें चलती हैं कि अगर इसने छींका तो मैंने छींक की आवाज़ सुनी क्यों नहीं, और अगर नक्सीर हुआ है तो इतना घबरा क्यों रहा है। बहरहाल मोनिका ने कुछ कहा नहीं, और इसी बीच जो अनुज है कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम पता करना, तुम आ गई हो, तुम थाने वगैरह का काम देखती रहना, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। इतना कह के वहाँ से हरिद्वार निकलता है। हरिद्वार जाके पहले एक पतंजलि के अस्पताल में, जहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है, बाबा रामदेव वाले में, वहाँ जाता है। जाने के बाद इसके पेट दर्द का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ बीमारी थी इसे पेट दर्द की, उसका बाकायदे ये इलाज करवाता है। इलाज करवा के बाकायदा कुछ देर तक वहाँ रेस्ट करता है, दवाएं वगैरह लेता है, जड़ी बूटियाँ लेता है। वहाँ से फिर ये गंगा स्नान पे जाता है, गंगा स्नान करता है। लौटते टाइम वहाँ से गंगा जल पैक करवाता है। गंगा जल पैक करवा के गाजियाबाद जाता अपने एक दोस्त के यहाँ, दोस्त को गंगा जल देता है, चूँकि दोस्त ने गंगा जल मंगवाया था। उसके साथ कुछ टाइम तक रहता है, फिर सत्संग में जाता है। लेकिन इस बीच मोनिका को ये बात कहीं ना कहीं खाए जा रही थी। ये अपनी बड़ी बहन पूजा को फ़ोन करती है और बताती है कि कैसे ये भाई खून साफ कर रहा था, और मैंने पूछा तो ये घबरा गया है, नक्सीर छींक वाली बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। पूजा भी इस बात को थोड़ा तवज्जो देती, तवज्जो दे के घर पे आती। 15 तारीख को पूजा पहुंचती है। बाकायदे फिर ये दोनों थाने में जाते हैं, फिर से FIR दर्ज करवाते हैं, और जो कुछ मोनिका ने देखा था उस चीज़ को सिलसिलेवार तरीके से मोनिका और पूजा थाने में बताते हैं। पुलिस जब ऐसी बात सुनती है कि किचन में खून, ये सारी चीज़ें, तो पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है। लेने के बाद इसके घर आती है, घर पे सारे सैंपल्स कलेक्ट करती है, आसपास के CCTV कैमरे खंगालती है। तो खंगालने के बाद एक CCTV कैमरे में ये एक सूटकेस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसकी तलाश की जाती है, इसको उठाया जाता है। उठाने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है कि सूटकेस में क्या था, क्या कुछ हुआ, या फिर वो कहाँ जा रहा था, और खाना देने के लिए माँ तो किसी कैमरे में निकलती दिखाई नहीं दे रही। तो ये सारे सवाल जब इससे पूछे गए, तो पूछे जाने के बाद काफ़ी देर तक ये पुलिस वालों को गुमराह करता रहा। लेकिन फिर इसने जब बोलना शुरू किया और ये सारी चीज़ें बताई जो मैंने अभी आपको बताई, तो इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की श्रद्धा वाले कांड जैसे पुलिस वालों की इस बार भी होश फाख्ता हो गए। फिर पुलिस के जहन में दो चार चीज़ें आती है कि सेम अभी 1 महीने पहले ही आफ्ताब ने भी अपना एक बाले जुर्म किया था। पुलिस वाले सबूत, लाश के टुकड़े, ये सारी चीज़ें खोजते खोजते महीनों बीत गए, कितनी खाक छानी, तब जाके शायद कुछ हड्डियाँ मिली, DNA से जाके चीज़ें मैच हुई। अब पुलिस वाले, खासकर जो वहाँ के DSP थे, इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं।
और इससे पूछते हैं कि लाश तुमने कहाँ डंप की। इसके गूगल मैप ये सारी चीज़ों को खंगालते हैं। फिर जाते हैं लाश के कुछ टुकड़ों को, शायद टुकड़े तो नहीं मिले लेकिन कुछ टुकड़े बरामद करते हैं। डीएनए वगैरह कराया जाता है, टुकड़े मैच करते हैं। और ये मामला जब निकल के सुर्खियों में आया, जब लोगों के सामने आया, तो फिर लोगों के सामने एक ही सवाल था, आपके सामने भी मैं आज रख रहा हूँ, कि आफ्ताब वाले में कई सारी चीज़ें की गई कि श्रद्धा उसके पीछे पड़ी थी, या फिर श्रद्धा की गलती थी कि अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आया। विकास वाकर जी को छोड़ के श्रद्धा यहाँ आई, आफ्ताब ने इसलिए मारा, किसी ने कहा कि ये लफ्ज़ जिहादी है। ये सारी चीज़ें कमेंट में सबके पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग राय हैं। तो अगर इस मामले में पूछा जाए, एक माँ जो अपने बच्चों को छोड़ के इस बच्चे को, एक आदमी को, 30 साल के लड़की को इस कदर पालती है, उस माँ को कभी कैंसर होता है, वो माँ कहती है कि बेटा तुम मत जाओ, मेरा इलाज हो जाए, मुझे तकलीफ़ होती है, तुम मेरे पास रहो, मुझे पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर ऐसे मामलों में अगर कोई बच्चा मार देता है तो उस माँ की क्या गलती थी? और किस चीज़ को, किस पवित्र जगह पे जाने के लिए, किसी सत्संग में जाने के लिए, किसी मूवमेंट में जाने के लिए अगर आप किसी की जान ले रहे हैं, तो क्या आपका सत्संग, आपका जाना वहाँ पे सफल है? गीता में तो स्पष्ट लिखा गया है कि भोजन को तो छोड़ दे पर नहीं भूले स्वाद, अर्जुन ऐसा त्याग है केवल मिथ्यावाद। अभी कहानी सुनाते टाइम अचानक से याद आ गया। तो श्री कृष्ण ने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप खाना खा रहे हैं या फिर आप आज व्रत हैं, उपवास कर रहे हैं, और आपके दिमाग में खाना खाने की चीज़ें आ रही है, आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं दूध पी लूँ या फिर मूंगफली खा लूँ या फिर कोई केला सेब खा लूँ, तो अगर इस टाइप से आप उपवास करते हैं, इस टाइप से आप व्रत रखते हैं, तो आपका ये व्रत भी कहीं ना कहीं आपका एक छलावा है, ढोंग है। व्रत का मतलब ही यही होता है कि अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप अपने हिस्से का खाना बनाइए, उसके किसी गरीब में दान कीजिए, खुद मत खाइए। तो ये तो व्रत होता है। तो जिस धर्म में, जिस सनातन, जिस हिंदू धर्म में इस तरह की त्याग, इस तरह के खुद को कष्ट देकर दूसरों को खुशी देने की बात कही गई हो, उसी के नाम पे आप किसी का कत्ल कर देते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो आप आडंबर ही कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी का मकसद आपको जागरूक करना ही था, और ऐसी चीज़ों से बचें, और किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हर साइड पे देखा करें कि किस तरह क्या खबर निकल रही। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, लगभग 2-3 दिनों बाद। तो अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।